बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग यू ड्रॉप 2 टेबल टेनिस बॉल्स, वन फिल्ड विद एयर एंड द अदर विद वाटर, विच बॉल रीचेज टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट एंड वाई। कि एक बिल्डिंग के ऊपर से दो बॉल्स, एक के अंदर एयर है और दूसरे के अंदर वाटर है, इन दोनों को गिराया जाता है एट ए टाइम। तो इनमें से कौन सी बॉल टर्मिनल वेलोसिटी पहले अटेम्प्ट करेगी, यानी कि पहले उसके टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंच जाएगी। तो इसका आंसर क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी इज गिवन बाय वी इक्वल टू 2ρg r² / 9 ईटा। जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो हम इस फार्मूले की मदद से किसी भी स्फेरिकल बॉडी की फाइंड कर सकते हैं। तो इस फार्मूले की मदद से अगर हम देखें तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के। जो स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी होगी उस पर वो डिपेंड करेगी टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस बॉल की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। एज द बॉल फिल्ड विद एयर विल बी लेस डेंस देन द बॉल फिल्ड विद वाटर, therefore the ball with air will reaches the terminal velocity first। तो वो बॉल जो एयर से फिल हुई होगी उसकी डेंसिटी लेस है उस बॉल की निस्बत जो वाटर से फिल हुई है, इस वजह से जो एयर है वो क्या करेगी? टर्मिनल वेलोसिटी पहले अटेम्प्ट कर जाएगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई कैन अ स्क्वायरल जंप फ्रॉम ए ट्री ब्रांच टू द ग्राउंड एंड रन अवे अनडैमेज्ड? Why a man could break a bone in such a fall? कि हमारे पास जो गुलहरी है वो एक दरख्त के ऊपर से नीचे छलांग लगाता है और भाग जाता है वहाँ से, लेकिन अगर उसके मुकाबले में एक आदमी उसी हाइट से नीचे जंप लगाए तो उसकी हड्डी टूट जाती है। उसकी वो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। तो बेसिकली ऐसा क्या रीज़न है कि गुलहरी जो है वो जंप लगाने के बाद फ़ौरन से भाग जाता है, उसे कुछ नहीं होता, जबकि इंसान की हड्डियां टूट सकती हैं? तो इसका आंसर क्या है? ए स्क्वायरल जंप्स फ्रॉम ए ट्री ब्रांच टू द ग्राउंड एंड रिमेन अनडैमेज्ड। वो उसे कोई चोट नहीं आती। द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि वो जितने एरिया पर गिरता है वो बेसिकली क्या है? एक्सपोज्ड एरिया वो ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी ज़्यादा है। विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि जो ड्रैग फोर्स है वो भी इंक्रीज कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रैग फोर्सेस दैट अपोज द मोशन ऑफ स्क्वायरल आर वेरी लार्ज, सो द स्क्वायरल रिमेन्स अनडैमेज्ड। कि जो ड्रैग फोर्सेस हैं वो क्या करती हैं? अपोज करती हैं उस गुलहरी की मोशन को, और वो क्या होती हैं? काफ़ी ज़्यादा है, वो ड्रैग फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से जो गुलहरी है वो अनडैमेज रहता है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जबकि इसके मुकाबले में क्या है? जो ड्रैग फोर्स ह्यूमन पे एक्ट कर रही होती है वो गुलहरी की निस्बत कम होती है, जिसकी वजह से जब इंसान नीचे ज़मीन पर गिरेगा तो उसकी जो हड्डियां हैं वो टूट सकती हैं, उसको वो प्रॉपर ड्रैग फोर्स नहीं मिलती, इंसान का जो साइज़ है वो ज़्यादा होने की वजह से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द टर्मिनल स्पीड ऑफ ए पैराशूटिस्ट बिफोर ओपनिंग अ पैराशूट कंपेयर टू द टर्मिनल स्पीड आफ्टरवर्ड, व्हाई इज देयर अ डिफरेंस? कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है बेसिकली उसको कंपेयर कर रहे हैं कि एक पैराशूट, जब उसने पैराशूट ओपन नहीं किया, पैराशूटिस्ट है और उसने अभी तक पैराशूट ओपन नहीं किया, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कुछ और होती है, और जब वो पैराशूट ओपन कर लेता है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कुछ और होती है। तो इसमें रीज़न क्या है, इसमें डिफरेंस क्या होता है वो हमने बताना है। तो इसका आंसर क्या है? द टर्मिनल स्पीड ऑफ द पैराशूटिस्ट विद द पैराशूट ओपन इज़ मच लोअर देन बिफोर। कि जब वो पैराशूट ओपन कर लेगा तो उसका जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो बहुत कम होगी बनिस्बत उसके जब उसने पैराशूट ओपन नहीं किया क्या। अदरवाइज स्पीड विल ट्रूली बी टर्मिनल। लेकिन अगर ये मतलब डिफरेंस दोनों में ना हो तो वो जो पैराशूटिस्ट है उसकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी? टर्मिनल वेलोसिटी अटेम्प्ट कर लेगा वो।
The terminal speed of the parachutist with the parachute open is much lower than before. Otherwise his speed would truly be terminal. जो बेसिकली ऊपर वाला सेंटेंस जहाँ पर दोबारा रिपीट हो गया है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, तो आगे क्या है? द रीज़न इज़ दैट द पैराशूट हैज़ ए मच हायर ड्रैग इन एयर बिकॉज इट हैज़ लार्ज सरफेस एरिया एंड द मैन हैज़ स्मॉल सरफेस एरिया। कि बेसिकली उसकी रीज़न क्या है? जो पैराशूट है उसकी जो ड्रैग फोर्स है एयर में वो काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ये जो सरफेस एरिया है पैराशूट का ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगी बनिस्बत उसके जो आदमी था उसका सरफेस एरिया स्मॉल है, तो वहाँ पर ड्रैग फोर्स भी कम होगी, जिसकी वजह से उसकी टर्मिनल वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यू कैन स्कर्ट वाटर ओवर ए ग्रेटर डिस्टेंस बाय प्लेसिंग योर थंब ओवर द एंड ऑफ ए गार्डन होज देन बाय लीविंग इट कम्प्लीटली अनकवर्ड, एक्सप्लेन हाउ दिस वर्क। वो ये कह रहा है कि हम जब पाइप की मदद से पानी देते हैं पौधों को, तो बेसिकली अगर हम पाइप को खुला छोड़ दें तो जो पानी होता है वो इतने ज़्यादा दूर नहीं जाता, लेकिन जब हम इसके आगे अपना अंगूठा रख देते हैं तो उससे क्या होता है, जो पानी है वो प्रेशर से निकलता है, यानी कि ज़्यादा दूर जाता है। तो इसकी रीज़न क्या है वो हमने बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वी हैव ए वी इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक एरिया और वेलोसिटी इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या है कि v इक्वल है कांस्टेंट ओवर ए के, यानी कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इट शोज दैट द एरिया एंड स्पीड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये वेलोसिटी और एरिया एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। देयरफॉर बाय प्लेसिंग थंब ओवर द एंड ऑफ ए गार्डन होज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होल डिक्रीजेज। जब हम क्या कर रखते हैं, अपना थंब रखते हैं, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया थंब ना रखते हुए ज़्यादा था, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जब हम थंब रख देते हैं तो कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। एज ए रिजल्ट द वाटर फ्रॉम द पाइप कमिंग आउट विद ए ग्रेटर स्पीड, तो जो वाटर है वो क्या करेगा, ज़्यादा स्पीड से बाहर आएगा। एरिया कम किया तो वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। एंड कवर्स मोर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू द फ्लो ऑफ वाटर when the pipe is completely uncovered। तो वो क्या करेगा, डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगा, यानी कि ज़्यादा दूर तक पानी जाएगा। वो बेसिकली सारा इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की वजह से है कि जहाँ पर एरिया कम होता है वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज स्मोक राइज फास्टर इन ए चिमनी ऑन ए विंडी डे। कि जब हवा चल रही होती है कि जो चिमनी के ऊपर धुआं होता है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है, इसकी रीज़न क्या है? When air is blowing, the velocity of the air is increased over the top of the chimney and pressure is low। जब हवा चल रही होती है तो जो वेलोसिटी होती है एयर की वो इंक्रीज कर जाती है चिमनी के ऊपर, एंड प्रेशर इज लो, और वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। However, the pressure inside the chimney is larger, लेकिन जो चिमनी के अंदर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। इसका रिजल्ट क्या होता है, This difference in pressure on the top of the chimney and inside it forces the air and smoke particles inside the chimney to rush upward towards the low pressure at the top of the chimney। तो बेसिकली चिमनी के अंदर जब प्रेशर ज़्यादा है और चिमनी के बाहर प्रेशर क्या है, कम है, तो जो प्रेशर है वो क्या करेगा, बैलेंस रखने के लिए जो अंदर का प्रेशर है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। जब वो बाहर की तरफ मूव करता है तो वो जो स्मोक है उसको बाहर की तरफ स्पीड से मूव करवा लेता है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि टॉप ऑफ द चिमनी जो फोर्स है इनसाइड द एयर, स्मोक पार्टिकल्स जो चिमनी के अंदर होंगे वो अपवर्ड आएंगे लो प्रेशर की वजह से। जहाँ पर जो हाई प्रेशर होगा इनसाइड वो क्या करेगा, लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, तो जो स्मोक पार्टिकल्स हैं वो भी साथ साथ मूव करेंगे। देयरफॉर द स्मोक राइजेस फास्टर व्हेन ब्रीज एयर इज ब्लोइंग। तो यही वो रीज़न है कि जिसकी वजह से जो एयर है, स्मोक है, वो ज़्यादा फास्ट मूव करता है जब एयर ब्लो कर रही होती है। बेसिकली यहाँ पर भी कोई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाती है, आप उसको कह सकते हैं, या प्रेशर का भी साथ है यहाँ पर डिफरेंस
कि चिमनी के अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, चिमनी के बाहर प्रेशर कम होगा। तो जो प्रेशर इक्वल करने के लिए जब ये प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ मूव करता है तो जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं उनको भी साथ ले जाता है। तो बाहर ऑलरेडी हवा चल रही है तो इस वजह से वो स्मोक पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू बोट्स मूविंग इन ए पैरेलल पाथ्स क्लोज टू वन अनदर रिस्क कोलाइडिंग व्हाई। कि दो बोट्स अगर पैरेलल मूव कर रही हैं तो वहाँ पर ये रिस्क मौजूद होता है कि वो एक दूसरे से टकरा जाएंगी। इसकी रीज़न क्या है? तो बेसिकली इसमें भी प्रेशर का अमल दखल है। व्हेन टू बोट्स आर मूविंग इन पैरेलल डायरेक्शंस क्लोज टू ईच अदर द वेलोसिटी ऑफ वाटर स्ट्रीम्स बिटवीन द टू बोट्स बिकम वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ वाटर स्ट्रीम्स ऑन आउटर साइड्स ऑफ द बोट। कि जब वो बोट्स पैरेलल मूव कर रही हैं, उनकी डायरेक्शन सेम है, तो जो वेलोसिटी है वाटर की उन दो बोट्स के दरमियान वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी जो स्ट्रीम के दूसरी तरफ है यानी कि इन बोट्स के आउटसाइड पे है वो कम हो जाएगी। ड्यू टू इट द प्रेशर इन बिटवीन द बोट्स इज रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो इन बोट्स के दरमियान में प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जबकि आउटसाइड पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसका इफेक्ट क्या होगा? द आउटवर्ड हाई प्रेशर पुशेस द बोट्स इनवर्ड। जो आउटसाइड पे प्रेशर हाई हो चुका है तो वो प्रेशर क्या करेगा, इन बोट्स को अंदर की तरफ पुश करेगा, जिसकी वजह से इनके टकराने का खतरा होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट द बोट्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड मे इवन कोलाइड एंड बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि वो जो आउटसाइड पे प्रेशर है वो इन बोट्स को पुश करके एक दूसरे के साथ मिला सकता है, यानी कि ये कोलाइड कर जाएंगी। तो बेसिकली इसमें एक वेलोसिटी का जिक्र किया गया है और दूसरा प्रेशर का। ये दो वो फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे जो पैरेलल बोट्स हैं, जो वो बोट्स जो पैरेलल मूव कर रही हैं वो एक दूसरे से टकरा सकती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रिकेट बॉल मूव्स पास्ट एन ऑब्जर्वर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक क्रिकेट बॉल है जो ऑब्जर्वर के पास से गुजरती है, लेफ्ट से राइट वो नज़र आती है, स्पिनिंग काउंटर क्लॉकवाइज। और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही थी? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इन विच डायरेक्शन विल द बॉल टेंड टू डिफ्लेक्ट। वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी ये बताना है। तो बेसिकली व्हेन ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल मूव्स इन सच अ वे दैट इट स्पिन्स एज वेल एज मूव्स फॉरवर्ड। कि जब एक बॉल स्पिन कर रही है और साथ साथ सामने फॉरवर्ड मूव भी कर रही है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इंक्रीजेज ड्यू टू स्पिन। तो जो वेलोसिटी है बॉल की वो क्या कर जाती है, स्पिन की वजह से इंक्रीज कर जाएगी। ड्यू टू विच द प्रेशर ऑन द बॉल ऑन द साइड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर डिक्रीजेज। जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है बॉल पे ऑन द साइड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर डिक्रीजेज, यानी कि अपोजिट साइड पे, जो ऑब्जर्वर की दूसरी साइड पे बॉल का हिस्सा है वहाँ पर क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाता है प्रेशर। वाइल द प्रेशर ऑन द अदर साइड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जबकि प्रेशर जो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है उस बॉल का हिस्सा वो मैक्सिमम होगा। ड्यू टू विच इट डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट्स पाथ। यानी कि जो ऑब्जर्वर की तरफ हिस्सा है वहाँ पर क्या होता है, जो प्रेशर है वो मैक्सिमम है, जबकि दूसरी साइड पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से वो बॉल डिफ्लेक्ट करेगी। इन दिस वे एन एक्स्ट्रा कर्वेचर इज गिवन टू द बॉल विच इज नोन एज स्विंग। तो इस वजह से क्या होता है, एक स्विंग प्रोड्यूस होता है, तो जो बॉल है वो इसकी वजह से डिफ्लेक्ट करेगी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एरोफॉइल लिफ्ट द एरोप्लेन इन अपराइट पोजीशन हाउ डू द पायलट्स मेक द एरोप्लेन्स फ्लाई अपसाइड डाउन। यानी कि जो एरोफॉइल्स होते हैं वो प्लेन को क्या करते हैं, अपराइट पोजीशन में उड़ाते हैं, लेकिन जो पायलट्स हैं वो इस एरोप्लेन को अपसाइड डाउन यानी कि इस पोजीशन में कैसे उड़ा लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द एयर फ्लो इज हायर अबव द सरफेस ऑफ द विंग एज कंपेयर टू इट्स लोअर सरफेस। जो वेलोसिटी होती है एयर फ्लो की वो हाई होती है कहाँ पे, विंग की सरफेस के ऊपर एज कंपेयर टू नीचे। इसकी वजह से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल द प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड डिक्रीजेज इन द रीजन वेयर द स्पीड इज ऑफ एयर इज हायर। कि जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज करता है जहाँ पे स्पीड हाई हो। तो हमने ऊपर वाले में क्या बताया था, वेलोसिटी जो होती है वो हाई होती है अबव द सरफेस ऑफ द विंग।
तो वहाँ पर प्रेशर क्या कर जाएगा, उसका ऑपोजिट होगा, यानी कि इन्वर्सली होगा। देयरफॉर द प्रेशर बिलो द विंग इज ग्रेटर ड्यू टू लोअर वेलोसिटी ऑफ एयर एंड प्रेशर इज स्मॉलर अबव द स्विंग ड्यू टू ग्रेटर वेलोसिटी ऑफ एयर। कि जो प्रेशर है वो नीचे हमारे पास विंग के नीचे क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कम है, और स्मॉलर होगा ऊपर विंग के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है। इसके ज़रिए से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस इज डेवलप्ड विच काजेज अ नेट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द विंग ऑफ एरोप्लेन, जिसकी वजह से ये विंग क्या कर जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। अब इसको अपसाइड डाउन मूव करवाने के लिए क्या किया जाता है, दे डोंट रिले एट ऑल ऑन विंग शेप फॉरलिफ्ट to fly upside down, a stunt plane just tilts its wing in the right direction। तो बेसिकली अपसाइड डाउन में मूव करवाने के लिए जो विंग्स होते हैं उनको एक ऐसी पोजीशन पे टिल्ट किया जाता है कि सेम ऊपर वाला मैकेनिज्म हो कि प्रेशर नीचे कम हो और ऊपर ज़्यादा हो, जिसकी वजह से ये क्या कर जाता है, प्लेन अपसाइड डाउन मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डू द गोल्फ बॉल्स हैव डिम्पल्स। इस गोल्फ बॉल के ऊपर ये डिम्पल्स डॉट्स क्यों होते हैं, तो गोल्फ बॉल्स हैव डिम्पल्स बिकॉज द रिडक्शन ऑफ ड्रैग अलाउज द फ्लाइट ऑफ द गोल्फ बॉल टू बी फास्टर ड्यू टू डिक्रीज्ड रेजिस्टेंस। बेसिकली इस गोल्फ बॉल के ऊपर जो डिम्पल्स होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो रिडक्शन होती है ड्रैग फोर्स की, वो अलाउ करती है ताकि गोल्फ बॉल क्या करे, मूव करे फास्टर, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाती है। वो कैसे, वो हम देखते हैं अभी। अगर एडिंग डिम्पल्स टू गोल्फ बॉल क्रिएट्स अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट स्टिक्स टू द सरफेस। बेसिकली इन डिम्पल्स की वजह से जो एयर की एक बारीक लेयर है वो क्या हो जाती है, वो इस बॉल के अक्रॉस स्टिक कर जाती है, मिनिमाइजिंग द ड्रैग बिहाइंड द बॉल एंड इंक्रीजिंग द लिफ्ट ऑफ द बॉल अलाउइंग इट टू गो हायर एंड मूव फॉरवर्ड फास्टर। अब वो जो एयर की लेयर इसके साथ, इस बॉल के साथ स्टिक कर जाती है, तो उसकी वजह से बॉल की मूवमेंट में जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है, तो उस वजह से बॉल एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ मूव करती है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जो बॉल होती है, यानी कि जो स्मूथ होती है, उसकी निस्बत जो बॉल जिसमें डिम्पल्स होते हैं वो ज़्यादा फास्ट मूव करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शायद इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हाउ बाय यूजिंग विंड डिफ्लेक्टर्स ऑन द टॉप ट्रक कैब्स रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन। कि ये जो ट्रक के ऊपर विंड डिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं, इनकी मदद से फ्यूल कंजम्पशन को कैसे कम किया जा सकता है, जो फ्यूल है वो कैसे कम यूज़ होता है उसका बताना है। इन मैनी ट्रेलर ट्रक्स द विंड डिफ्लेक्टर्स आर यूज्ड ऑन द टॉप ऑफ देयर कैब्स। ये विंड डिफ्लेक्टर्स होते हैं जो कि ट्रक्स के ऊपर लगाए जाते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है, द एयर स्लिप्स अवे इन सच अरेंजमेंट्स मोर इजीली एंड ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस। जो एयर होती है वो स्लिप करती है कुछ ऐसी अरेंजमेंट में कि इसकी वजह से जो ट्रक को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है वो कम से कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। द इंजन ऑफ द ट्रक डज लेस वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। तो जो इंजन होता है ट्रक का, उसको काम कम करना पड़ता है, रेजिस्टेंस का जो एयर की रेजिस्टेंस होती है उसको कम सामना करना पड़ता है, तो इस वजह से जो इंजन है वो कम काम करना पड़ेगा इस शेप की वजह से। इन दिस वे फ्यूल कंजप्शन इज मिनिमाइज्ड एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट फ्यूल सेविंग। इसकी वजह से जो फ्यूल कंजप्शन है वो बहुत कम हो जाती है और जो सिग्निफिकेंट फ्यूल होता है वो सेव होता रहता है। जहाँ तक इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9th, 10th ऑलमोस्ट तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।